बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग और टीचिंग लर्निंग का ये यूनिट 9 है। तो शुरू करते हैं। इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आगे चलते हैं। पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू इंक्रीज क्वालिटी। किसी की भी क्वालिटी को बढ़ाना, ये हमारे लिए एक असेसमेंट है। और एवल्यूशन में क्या है कि किसी भी क्वालिटी को जज करना, ताकि जैसे ये पौधा है, इसको पानी दे रहा है, ये बढ़ा रहा है। और दूसरा कि ये पौधे की क्वालिटी को देख रहा है कि ये पौधा बहुत ही छोटा है, इसके जो पत्ते हैं वो भी इतने नहीं हैं, थोड़े से हैं, छोटे हैं। तो ये क्या है? एक जजमेंट है। एवल्यूशन किसी की क्वालिटी को जज करना, और असेसमेंट मतलब किसी की क्वालिटी को बढ़ाना। एवल्यूशन मॉडल में एब्रूज ने 1978 में क्या किया था कि एवोल्यूशन मॉडल का एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी क्लासिफिकेशन दी थी। एजुकेशनल एवोल्यूशन में डिफरेंट कैटेगरीज दी थी और लेवल्स बताए थे। और इसका जो पूरा नाम था रॉबर्ट स्ट्रेसली एब्रूजी, RSA। उसके बाद आ जाते हैं RSA। जो एब्रूजी था, उसकी एवोल्यूशन मॉडल में पहले आता है प्रोसेस, फिर कंटेंट, फिर आउटकम, फिर इम्पैक्ट। आगे हम सबको डिफाइन करेंगे। प्रोसेस मतलब फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। The purpose of process evaluation is to make adjustment in an educational activity as soon as they are needed। इसमें क्या होता है कि ये हम पर्पज, इसका मकसद यही होता है कि प्रोसेस एवोल्यूशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम एडजस्टमेंट करें, कि इसमें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में एडजस्टमेंट करें। जितनी पेशेंट को ज़रूरत है उस हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाए। वेयर दो एडजस्टमेंट भी इन पर्सनल, या तो फिर वो एडजस्टमेंट या चेंज अपने आप में लाओ, या मटेरियल्स में चेंज लाओ, फैसिलिटीज़ में चेंज लाओ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में चेंज लाओ, या फिर किसी के एटीट्यूड में चेंज आनी चाहिए। आगे एग्जाम्पल है, आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे कि एक न्यूली डायग्नोज हुआ है पेशेंट जुवेनाइल डायबिटीज़ इंसिपिडेंस मतलब टाइप 1 का, और उसके पेरेंट्स को पता नहीं है कि इंसुलिन कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। तो क्या इसमें यही बता रहा है कि क्या एक नर्स जो है, उसको सिखाने के लिए उस इंजेक्शन में नॉर्मल सलाइन भर के खुद को लगा के उनको दिखाएगा, परफॉर्म करके दिखाएगा। क्या ये करेगा ताकि वो उसके वालिदैन जो है वो समझ सकें कि ये जो इंसुलिन है लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर ये प्लान करेगा कि वो जो इंजेक्शन है वही वो उनके वालिदैन को देगा ताकि आप उस अपने बच्चे को लगाएं। इससे ये हो सकता है कि बच्चे को फियर हो सकता है, मतलब थोड़ा खौफ हो सकता है। या फिर आप ये करेंगे कि बच्चे को कहेंगे कि आप वो इंजेक्शन खुद लगाओ। इसमें आप कौन सा प्लान करेंगे? अगर देखा जाए तो इसमें हम यही प्लान करेंगे कि हम नॉर्मल सलाइन के इंजेक्शन वगैरह भर के वो खुद को लगा के दिखाएंगे। तो वो बच्चा या उसके वालिदैन हैं, वो उनको यही एक्सप्रेशन आएंगे कि ये इंसुलिन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कंटेंट एवल्यूशन में, कंटेंट एवल्यूशन the purpose of a content evaluation to determine whether learning have acquired the knowledge or skill taught during the learning experience। इसमें यही होता है कि जो हमने लर्नर को स्किल्स सिखाई, जो हमने उसको नॉलेज दी, तो फिर हम उसको डिटरमाइन करेंगे, हम उसको चेक करेंगे कि क्या उसको वो एक्सपीरियंस हुआ, जो लर्निंग हम सिखा रहे थे उसने वो सीखी या नहीं सीखी। एब्रूजी एब्रूजी ने 1978 में कहा था, डिस्क्राइब कंटेंट एवोल्यूशन एज टेकिंग प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द लर्निंग। जैसे भी आप किसी को लर्निंग करा रहे हो, किसी को कोई नॉलेज दे रहे हो, तो आपको फ़ौरन उसके बाद उससे वो डेमोस्ट्रेट करवाना चाहिए। उससे आपको उसको आपने ये कहना है कि आप वो मुझे परफॉर्म करके दिखाओ, फिर आपको कंटेंट एवोल्यूशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी उस बच्चे को या उसके वालिदैन को वो इंजेक्शन एडमिनिस्टर करके दिखाई, डेमोस्ट्रेट किया, आपने अपने आप पे इस्तेमाल की, तो आप अब उसके जो वालिदैन हैं वो और जो पेशेंट है उसको आप यही कहेंगे कि आप तीनों अब मुझे ये डेमोस्ट्रेशन करके दिखाओ, आप ये रिटर्न में आप मुझे लगा के दिखाओ। उसके बाद आउटकम या समरेटिव एवोल्यूशन। इसका मकसद, द पर्पज ऑफ आउटकम एवोल्यूशन इज टू डिटरमाइन द एफर्ट्स और आउटकम्स ऑफ टीचिंग एफर्ट्स। इसका ये मकसद है कि आउटकम में हमें फ़ायदा क्या मिला, जो हमने एफर्ट्स किए, जो हमने टीचिंग मेथड यूज़ किए, जो हमने उसको नॉलेज देनी थी वो दी, उसका आउटकम क्या आया। तो इसमें ये होता है कि वाह टीचिंग अप्रोप्रिएट, उसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या हमने जिस मेथड से उसको सिखाया वो सही था। डिड द इंडिविजुअल लर्न, या तो जो हर एक सीखने वाला था, जैसे कि उसके वालिदैन थे और वो पेशेंट था जिसको हम सिखाना चाह रहे थे, वो तीनों सीख गए। वर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मेट,
यानी हम उसको जो बिहेवियर में चेंज लाना चाहते थे, उसको जो इंसुलिन लगाना चाह रहे थे, क्या उसके बिहेवियर में चेंज आई, वो सीख गया। इट द पेशेंट हु लर्न अ स्किल बिफोर डिस्चार्ज यूज दैट स्किल करेक्टली वन होम। क्या आपने जो उसको स्किल सिखाई पेशेंट को, डिस्चार्ज होने के बाद घर में उसने क्या उसको परफॉर्म किया, ये भी हमारा आउटकम में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो जुवेनाइल डायबिटीज पेशेंट था, उसको आपने इंसुलिन लगाना सिखाई, तो उसने एक बार भी घर में जाके वो इंसुलिन सही तरीके से लगाई, अगर उसने सही तरीके से एडमिनिस्टर की, तो उसका आउटकम हमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। द इम्पैक्ट एवेल्यूशन पर्पज ऑफ इम्पैक्ट एवेल्यूशन इज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प डिसाइड वेदर कंटिन्यूइंग एन एजुकेशनल एक्टिविटी वर्थ इट्स कॉस्ट। इसमें ये हम यही देखते हैं कि इम्पैक्ट एवेल्यूशन का मकसद क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से? कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने किसी को कोई तरीका सिखाया इंसुलिन लगाने का, तो हम वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, वो हमें हेल्प इसी डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि जो हमने किसी को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हम सिखा रहे हैं, या तो अगर उसका सही से असर हो रहा है तो हम कंटिन्यू रखें, ना तो फिर ख़त्म कर दें। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम और सब्सिक्वेंट नर्सिंग स्टाफ टर्नओवर। इसमें ये थोड़ा एग्जांपल है कि जो नर्सेज हैं वो हॉस्पिटल से रिज़ाइन कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? क्या जो एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, क्या इसकी वजह से? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द कार्डिक डिस्चार्ज टीचिंग प्रोग्राम ऑन लॉन्ग टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ रीहॉस्पिटलाइजेशन अमंग पेशेंट हु हैव कंप्लीटेड द प्रोग्राम। क्या कोई कार्डिक डिस्चार्ज पेशेंट है जिसको हमने टीचिंग प्रोग्राम दिया था, उसका असर क्या हुआ, वो कितने अरसे तक उसका असर रहा है, क्या वो बार बार हॉस्पिटल आ रहा है, या जो हमने उसको प्रोग्राम दिया था पेशेंट को वो कितने अरसे बाद आया है। तो हमें जो पेशेंट है जिसको जिस दिन हमने वो प्रोग्राम सिखाया, जिस दिन हमने उसको नॉलेज दी कि ये कार्डिक की क्या क्या डिजीज़ होती हैं, क्या आप अपनी हेल्थ को कैसे मतलब कि सेव कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, उस दिन से लेकर फिर जब पेशेंट घर चला गया, उसके बाद जब पेशेंट आया, काफ़ी अरसे के बाद आया, तो उसके बीच में जो हमारा गैप होगा जिसमें पेशेंट ठीक महसूस कर रहा था, घर में ठीक था, तो वो हमारा इम्पैक्ट एवेल्यूएशन होगा। मतलब वो हमने जो उसको एजुकेशन दी थी, नॉलेज दी थी, वो उसके ऊपर इतनी देर तक असर किया, उसके ऊपर असर किया, वो सीख किया, उसने उस पर क्या हुआ कि मतलब अमल किया। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल क्लास ऑन द यूज़ ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। एक बॉडी मैकेनिक्स के ऊपर क्लास चला। द आउटकम ऑब्जेक्टिव इज़ दैट, आउटकम हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि द स्टाफ मेंबर्स विल डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर यूज़ ऑफ बॉडी मैकेनिक्स इन प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। स्टाफ को क्या करना था कि वो जो प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स है उसके तहत पेशेंट को केयर करनी थी, उसको वो करके दिखाना था, परफॉर्म करना था। द गोल इज़ टू डिक्रीज बैक इंजरी अमंग द हॉस्पिटल डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर्स। लेकिन हमारा गोल ये था कि जो पेशेंट पेशेंट ने जो डायरेक्ट जो केयर गिवर्स थे, जो स्टाफ थे, वो उसकी इस तरह से केयर कर रहे थे कि वो अपने आप को इंजरी कर रहे थे। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें खुद को बचाना है। जो स्टाफ है वो उसको खुद को बैक इंजरी से कैसे बचा सकता है? एक तो पेशेंट की केयर करे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी भी केयर करे, अपनी बैक इंजरीज को भी बचाए। तो ये हमारा क्या होगा, आउटकम ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं प्रोग्राम एवेल्यूएशन। The purpose of total program evaluation is to determine the extent to which all activities of an entire department or program over a specified period for time met or exceeds goals originally established। इसमें ये देखते हैं कि हमने जो ओवरऑल पेशेंट्स के ये जो एवेल्यूएशंस के प्रोग्राम में जो जो स्टेप्स थे वो हम लिए हमने। उसके बाद हमें जो ऑल ओवर द एक्टिविटीज़ हमें उसका आउटकम क्या मिला, हमें उसका एवेल्यूएशन क्या मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कम्युनिटी में किसी भी लाइक इम्यूनाइजेशन पे या हैंड वॉशिंग पे हमने किसी को कोई प्रोग्राम बनाया, कोई मतलब कि अरेंजमेंट की, उसके बाद हमने पूरा वो उनको डिस्क्राइब करके बताया, उसको एक डेमोस्ट्रेट करके बताया, उसको नॉलेज दी। लास्ट में हम ये देखेंगे कि हमने जो प्रोग्राम अरेंज किया था उसका एवेल्यूएशन क्या निकला, क्या उसका हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या हम जो गोल हासिल करना चाहते थे वो हमें हासिल हुआ या नहीं हुआ। How well did patient education activities implemented throughout the year met annual goals established by the institution's patient education program। इसमें यही कह रहा है कि अगर एक
हॉस्पिटल है उसमें देखा जाता है कि 1 साल हो गया, 1 साल से कोई नर्सिंग स्टाफ है जो पेशेंट्स को मुसलसल एजुकेट कर रहा है। उसको वो मतलब उनका ये गोल था कि उनको एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिए जाएँ, उसको डिजीज़ से बचाया जाए, उनको नॉलेज दी जाए। 1 साल से मुसलसल कर रहा है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जो एजुकेशन एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उसका हमें आउटकम क्या मिलता है। 1 साल में जो हमने इतनी मेहनत की थी, क्या उसका जो गोल है वो हमें अचीव हुआ है या नहीं हुआ। उसमें हम क्या देखेंगे कि जिनको सिखाया था उनकी अब हेल्थ कैसी है और वो अभी कितने अरसे के बाद हॉस्पिटल आए हैं। उसके बाद एब्रूजी ने 1978 में डिस्क्राइब किया था द स्कोप ऑफ प्रोग्राम एवोल्यूशन एज encompassing all aspects of educational activity। ये जो एब्रूजी ने कहा था जो प्रोग्राम एवोल्यूशन है ये सारा कहाँ से, ये जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज है सबसे गुजर के हमें आखिर में प्रोग्राम एवोल्यूशन मिलता है। जैसे प्रोसेस हो गया, कंटेंट हो गया, आउटकम होगा, इम्पैक्ट होगा। विद इनपुट फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट, जब तक हम चारों जो हैं ये पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे, ये चारों चीज़ें हमें नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल्स फिर हमें वो ये चारों चीज़ें कौन कौन अप्लाई करेगा, लर्नर्स भी करेंगे, टीचर्स भी करेंगे, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव्स भी करेंगे और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स भी करेंगे। उसके बाद हमें एब्रूज ने कुछ लेवल्स दी थी, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 0 में क्या होता है कि लर्नर्स डिससर्टिफिकेशन एंड रेडीनेस टू लर्न। पहले क्या होता है कि लर्नर्स जो होते हैं वो उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ कैसे होगी, तो फिर वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते और उसी में वो उसको सीखने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं नीड असेसमेंट। उसके बाद लर्निंग लेवल 1 में क्या होता है कि लर्नर पार्टिसिपेशन एंड सेटिस्फिकेशन ड्यूरिंग इंटरवेंशन। अब लर्नर पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देंगे। अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो खुद से सेटिस्फाई होना शुरू कर देंगे जो इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो ये इनिशियल प्रोसेस हो गया। लेवल 3 में लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फिकेशन आफ्टर इंटरवेंशन। अब लेवल जो 1 था उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे थे, परफॉर्मेंस का पता नहीं। लेवल 2 में क्या करेंगे कि लर्नर अब परफॉर्मेंस देना शुरू करेंगे और खुद से और भी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये भी इनिशियल प्रोसेस में आता है। लेवल 3 में क्या होता है कि लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड इन डेली सेटिंग। अब लर्नर्स वो परफॉर्म भी कर रहे हैं और अपनी डेली वाइज जो एक्टिविटी है उसमें वो डेली वाइज यूज़ कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म आउटकम हो जाएगा। डेली वाइज यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए लॉन्ग टर्म आउटकम हो जाएगा। उसके बाद लेवल 4 में लर्नर्स मेंटेन परफॉर्म्ड एटीट्यूड। अब ये क्या करेंगे कि लर्नर्स क्या करेंगे, परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड दोनों ही मेंटेन करना शुरू कर देंगे, मतलब डेली वाइज अपनी प्रैक्टिस में उसको लाना शुरू कर देंगे। इसमें क्या होता है कि ऑन गोइंग इम्पैक्ट होता है। अब ये हमारा कोई कोट दिया हुआ है ब्रूस ली ने, एवोल्यूशन बाय अदर्स इज नॉट अ गाइड फॉर मी। ये हमारा रेफरेंस।